हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट एग्जाम की दृष्टि से। और उम्मीद करूंगा कि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके जितना भी कचरा भरा हुआ है उसको बाहर निकाल के, ठीक है, पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, क्लास ऑन करते ही ये तो है नहीं कि आपको कोई भी टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तब जाके कोई कुछ अपन का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। तो पहला काम अपन ये करिए कि यदि चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो देखो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला ना वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं बेटा, परमाणु त्रिज्या के बारे में। हेडिंग रहेगी अपन के परमाणु त्रिज्या, ठीक है। और जिसको बेटा अपन प्रदर्शित करते हैं आर से डिनोट करते हैं इसको, परमाणु त्रिज्या। देखो, ध्यान देना बेटा, कोई भी टॉपिक को यदि पढ़ना है तो बेटा साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है। और वैसे मैं इतना फास्ट नहीं पढ़ाता हूं ताकि आप नोट्स नहीं बना पाओ साथ साथ में, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे अपन को परमाणु त्रिज्या के यदि बारे में अपन बात करें तो परमाणु जो त्रिज्या है वो अपन के किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से जो बाह्यतम कक्षक है, उस बाह्यतम कक्षक में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उसके बीच की दूरी, यानी केंद्र से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अपन के परमाणु त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और अपन परमाणु जो आकार है वो भी बेटा इसी के साथ, इसी से ही अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन जैसे ये अपन के किसी भी परमाणु का एक नाभिक है, ठीक है। और नाभिक आपको पता है बेटा धनावेशित होता है, और ये अपन के इसके बाह्यतम कक्षा है, ठीक है। और बाह्यतम कक्षा में ये रहा अपन के संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से लगा के यहां तक के बीच की दूरी, केंद्र से बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल इजी है। पहले अपन परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में बेटा अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहले यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से किसी परमाणु के नाभिक नाभिक के केंद्र से उसकी बाहरी कक्षा, किसकी बेटा? परमाणु की, उसकी बाहरी कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को क्या अपन बोलेंगे बेटा? तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गई परमाणु त्रिज्या की परिभाषा, ठीक है। ये नाभिक है, ये धनावेशित है बेटा, और इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित है। अपन को इतना सा दिमाग में रखना है फिलहाल तो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बेटा, ये जो परमाणु त्रिज्या है, ठीक है, वो अपन के 3 प्रकार की होती है। यहां अपन हेडिंग लगाते हैं परमाणु त्रिज्या के प्रकार, परमाणु त्रिज्या के प्रकार, ठीक है। परमाणु त्रिज्या के प्रकार की यदि अपन बात करें तो सिंपल सी बात है बेटा, इसके 3 प्रकार होते हैं बेटा, 3 प्रकार होते हैं। सबका अपन बारी बारी से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो होगा बेटा जैसे अपन के सहसंयोजक त्रिज्या, एक होगी अपन के धात्विक त्रिज्या जिसको अपन क्रिस्टल त्रिज्या भी बोलते हैं, और एक रहेगा बेटा अपन के वान डेर वाल त्रिज्या, ठीक है। मुख्य रूप से बेटा ये 3 ही है,
ठीक है। ऐसे तो आयनिक त्रिज्या भी है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे पहले अपन बेटा अध्ययन करेंगे इन तीन त्रिज्याओं के बारे में। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले अपन के सहसंयोजक त्रिज्या। तो नंबर 1 है अपन के सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। अब सहसंयोजक त्रिज्या क्या चीज है बेटा? सहसंयोजक त्रिज्या है बेटा जब एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हो। ठीक है, देखो किस प्रकार, जैसे अपन के ये कोई परमाणु है, ठीक है, ये दो परमाणु हो गए बेटा, एक ही तत्व के दो परमाणु हो गए। ठीक है, ये इसका नाभिक है और ये इसका नाभिक है। ठीक है, एक ही तत्व के दो परमाणु बेटा, और दो परमाणु अपन के एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। अभी कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा बेटा। ठीक है, देखो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसके नाभिक से इसके नाभिक तक, यहां से यहां तक। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि इसकी जो लंबाई है वो है बेटा अपन के 2 एंगस्ट्रॉम, यदि मैं मान लूं बेटा। ठीक है, तो अपन को यदि त्रिज्या निकालनी है तो बेटा यहां से यहां के बीच की दूरी का जो आधा भाग होता है, यहां से लगा के यहां तक, ठीक है, वो इसकी क्या कहलाती है बेटा? अपन के त्रिज्या कहलाती है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? सहसंयोजक त्रिज्या। ये 2 है तो ये इसकी क्या हो गई बेटा? 1 हो गई आधी, 1.0 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे मैंने बोला है कि एकल सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक का बंध होता है बेटा ऐसा बंध जो अपन के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करूं बेटा क्लोरीन की, ठीक है, ध्यान से समझना आप। जैसे एक क्लोरीन ये है और इसमें इसके बीच में सिंगल बंध है और ये अपन के क्लोरीन हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। नीचे बना रहा हूं मैं अपन के, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। ठीक है, इसके भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देख सकते हो, बोले 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 आएगा बेटा। 3s2 और 3p5 यानी 5 2 7। इसमें भी 7 है तो इसमें भी तो 7 है। ठीक है, और आपको पता है बेटा कोई भी तत्व अपन का अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। ठीक है, अब इसके पास में 7 है तो ये क्या काम करेगा बेटा? इससे उधार लेगा, ये ले लिया इससे उधार, इसका काम पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन इसको भी तो पूरा करना बेटा, तो ये क्या काम करेगा? ये इससे उधार लेगा। तो कुल मिला के बात ये है बेटा कि यहाँ साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉनों की हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉनों से अपन के एक सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। यदि मैं बोल दूं डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है? 4 की हो रही है। ठीक है ना, तो इस चीज को समझना बेटा। यहाँ क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ में साझेदारी कर रहे हैं कि भाई चल तू तेरा इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा काम निकल जाएगा, और मैं मेरा इलेक्ट्रॉन दे दूं तेरे को, तेरा काम निकल जाएगा। आई चीज समझ में? इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? एकल सहसंयोजक बंध। ठीक है, इसको अपन को लिखने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, अब बात करते हैं बेटा सहसंयोजक त्रिज्या की। तो कहानी समझ में आ गई होगी कि भाई सहसंयोजक त्रिज्या क्या है। तो सबसे पहले बेटा अपन एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ये रहेगी बेटा, जब एक ही तत्व के दो परमाणु, यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपन के, चलो यही से लिख देते हैं। जब एक ही तत्व के दो परमाणु, जब एक ही तत्व के दो परमाणु क्या हो गए बेटा? आपस में एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं।
आपस में जुड़े होते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी, नाभिकों के क्या बेटा, बीच की दूरी के आधे भाग को, के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो सहसंयोजक त्रिज्या है ना, वो अपन के सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही ज्ञात कर सकते हैं, अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक नोट लगा के लिख लो बेटा, नोट सहसंयोजक त्रिज्या केवल एकल बंद से ही ज्ञात की जा सकती है, से ही ज्ञात की जा सकती है, की जा सकती है। अब ये सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखना बेटा, जो द्विबंध और त्रिबंध है ना बेटा, उनकी बंध लंबाई कम होती है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं आपके, क्योंकि द्विबंध व त्रिबंध की बंध लंबाई कम होती है, कि बंध लंबाई कम होती है। ठीक है बेटा, बंध लंबाई क्या रहेगी अपन के, कम होगी। चलो आपको एक छोटी सी चीज बता दूं बेटा, जैसे बॉन्ड लेंथ, एक छोटा सा पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ यानी जो ये बंध बनते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनका क्रम क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ है बेटा, जैसे अपन के, मैंने अभी क्या बोला, जो सिंगल बॉन्ड होता है बेटा उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, उसके बाद में उससे कम होती है बेटा डबल बॉन्ड की, उसके बाद में होती है बेटा ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो ये क्रम आप ध्यान रखना थोड़ा, कि सबसे अधिक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। अब इसका एक आपको उदाहरण देता हूं बेटा, उदाहरण ये है कि चलो इसका उदाहरण अपन लेते हैं बेटा, जैसे NH2 है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, एक तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 है, और एक आपको दे दिया बेटा HN डबल बॉन्ड NH। ठीक है, दोनों NH NH है, बस इसको इस प्रकार आपस में, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना बेटा, इसलिए मैंने इसको HN लिखा है। आप NH लिखोगे तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है इसमें। और एक होता है बेटा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और बोल दिया जाए आपको कि बॉन्ड लेंथ के आधार पर इसका क्रम को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, जहां सिंगल बॉन्ड की बात आ गई, इसका मतलब उसकी लंबाई सबसे अधिक रहेगी, डबल बॉन्ड की उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड की उससे कम। ठीक है, तो यदि ये हो गया बेटा, अब एक यहाँ नोट लगा के छोटी सी चीज लिख देता हूं इसके बारे में। ठीक है, ये जो चीज लिखी है मैंने, वो क्या चीज है, इसका मेरे कहने का मतलब बेटा कि इसलिए जो नाइट्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या है, नाइट्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से नहीं अपितु किससे ज्ञात करेंगे बेटा,
NH2 यानी सिंगल बॉन्ड से ज्ञात करेंगे अपन। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से ज्ञात करते हैं। ये हो गए बेटा अपन के सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में, ठीक है। और एक चीज और बता दूं आपको, जितने भी ए धातुएं हैं, जब ए धातु और ए धातु आपस में, यदि ए धातु और ए धातुओं को यदि परमाणु आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो हमेशा बेटा सहसंयोजक त्रिज्या ही बनने वाली है, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, हालांकि ये चीजें मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये तो होगी बेटा सहसंयोजक त्रिज्या। अब बात करते हैं जो मैंने दूसरा नंबर बोला था बेटा, धात्विक त्रिज्या, या फिर जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल त्रिज्या, ठीक है। तो नंबर 2 धात्विक त्रिज्या, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा क्रिस्टल त्रिज्या, क्रिस्टल त्रिज्या, ठीक है। धात्विक त्रिज्या ये अपन के बेटा क्रिस्टल त्रिज्या। अब धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या क्या होती है बेटा, देखो, जब धातु की बात आ गई तो अपन क्या करेंगे बेटा, धातु के क्रिस्टल ले लेंगे। क्रिस्टल का मतलब छोटा व्यवस्थित टुकड़ा, ठीक है। तो धातु के जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो दो निकटतम परमाणु होते हैं, किसी भी धातु के क्रिस्टल के अंदर, देखो बेटा, क्रिस्टल कब बढ़ेगा, जब अपन के छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़ेंगे तब, ठीक है। तो जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर जो निकटतम परमाणु है, ठीक है, उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को अपन क्या बोलेंगे, धात्विक त्रिज्या, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, चलो एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं आपके, ठीक है। जैसे अपन के क्रिस्टल का एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, दो परमाणु है बेटा, ठीक है। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां से यहां तक, यानी इसके नाभिक से इसके नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग, का आधा भाग क्या हो जाएगा बेटा, अपन के क्या कहलाएगा, धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। जैसे माना कि ये है अपन के 3.72 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इसकी आधी क्या हो जाएगी बेटा, 1.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और धात्विक त्रिज्या हमेशा आपको पता है बेटा, जितने भी अपन के जो दीर्घाकार आवर्त सारणी के अंदर जितने भी धातुएं हैं, ठीक है, उन धातुओं के बीच में बनेगा अपन के धात्विक त्रिज्या, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अपन एक परिभाषा लिख लेते हैं बेटा। परिभाषा ये रहेगी कि किसी धातु के क्रिस्टल में निकटतम परमाणु, चलो यहां से लिखते हैं अपन, यहां से ठीक हो जाएगा ना, हाँ, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिकों, क्योंकि परमाणु, दो परमाणु है ना बेटा, किसी धातु के निकटतम परमाणु, चलो इसको मैं एक बार हटा के यहां पूरा लिख देता हूं व्यवस्थित, परमाणु के, अपन के क्या बोला था बेटा मैंने, किसी धातु के क्रिस्टल में निकटतम परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी, का आधा भाग धात्विक त्रिज्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। ये हो गए बेटा अपन के इसके बारे में, ठीक है। अब अपन तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा अपन वैन डर वाल त्रिज्या। आप एक काम करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। अब नंबर 3 देखो बेटा अपन के वैन डर वाल त्रिज्या। तीसरा है अपन के वैन डर वाल, या वैन डर वाल्स भी लिखा होता बेटा कहीं जगह, वैन डर वाल्स त्रिज्या,
ठीक है। अब वांडरवाल्स त्रिज्या को ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित आगे क्वेश्चन भी आएंगे आपके। देखो, जब कोई भी अपन के एलिमेंट है और यदि वो ठोस अवस्था में है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है और यदि वो ठोस अवस्था में है, और ठोस अवस्था में उस तत्व के, जो अपन एलिमेंट ले रहे हैं, उस तत्व के जो अपन के बेटा परमाणु है, उस तत्व के जो परमाणु, ठीक है, मिलकर किसका निर्माण करेंगे बेटा, अणु का निर्माण करेंगे। अणु से आगे एलिमेंट बनेगा, ठीक है। तो उस परमाणुओं से मिलकर बने हुए दो अणु, क्या बेटा, दो अणुओं के जो अपन के निकटतम परमाणु है, उनके केंद्र की जो दूरी है उसका आधा भाग अपन के क्या कहलाएगा, वांडरवाल त्रिज्या कहलाएगा। अब मेरे को पता आपकी खिचड़ी हो गई होगी, ठीक है, एक बार समझो आप। देखो बेटा, जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट का जैसे एक तो परमाणु है बेटा ये, ठीक है, और एक परमाणु ये, दोनों मिलकर बेटा अणु का निर्माण कर दिया, ठीक है। और एक चलो और अणु बनाते हैं सेम, ये अपन के एक परमाणु और ये एक परमाणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर दिया बेटा, अणु का निर्माण कर दिया, ठीक है। ये अपन के अणु का निर्माण हो गया। जैसे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, देखो आपको पता है बेटा, कोई भी जो अपन के गैस है, ठीक है, उसको अपन अणु के रूप में लिखते हैं, परमाणु के रूप में कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो उसका यदि अपन ठोस अवस्था की बात करें तो अब बेटा देखो बेटा, दोनों अणु बन गए। अब दोनों अणु बनने के बाद में ये हैं इनके नाभिक। मैंने क्या बोला था बेटा, जो निकटतम परमाणु, निकटतम परमाणु कौन से है, ये वाले निकटतम परमाणु, यहां से लगा के यहाँ के बीच की दूरी का जो आधा भाग होता है, ठीक है, वो अपन के कहलाती है बेटा वांडरवाल त्रिज्या, ठीक है। जैसे अपन के, मैं मानू इसका हो गया दूरी, मान लिया मैंने 3.6 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी आधी हो जाएगी 1.8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। चलो उसके ऊपर डिनोट भी लगा देते हैं, अच्छी समझ में। इसको बोला जाता है बेटा वांडरवाल त्रिज्या, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये अणुओं की बात चल रही है बेटा, ठीक है। और बाकी वाली जो अपन ने धात्विक और सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ी थी, वो अपन के किसकी थी बेटा, अपन के परमाणुओं के कारण थी, ठीक है। तो देखो, अब अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन यदि साथ साथ में लिखोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ठोस अवस्था में एक ही तत्व, ठोस अवस्था में एक ही तत्व, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणुओं को कर देते हैं बेटा, परमाणुओं से बने या परमाणु द्वारा बने, कितने अणु लेना बेटा अपन के, 2 अणु लेने, 2 अणु के निकटतम परमाणु, के निकटतम परमाणुओं के नाभिक, परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, का आधा भाग वांडरवाल त्रिज्या कहलाता है, या वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। हो गया इजी बेटा। अब एक चीज और बता दूं बेटा आपको मैं जानकारी के लिए, जितने भी जो अपन के अक्रिय गैसें हैं, जैसे अपन के हीलियम, नियोन, आर्गन, कीटोन, जिनोन, रेडोन, ठीक है, ये जितनी भी जो अक्रिय गैसें हैं वो सारी की सारी अपन के वांडरवाल्स बलों के द्वारा आपस में जुड़ी होती है, और उनके जो बीच में जो त्रिज्या होती है ना बेटा, वो भी अपन के वांडरवाल त्रिज्या ही होती है, ठीक है।
अच्छे से माइंड में सेटअप कर लो, क्योंकि जब मैं इसका आगे इक्वेशन करूंगा तो उसमें समय ये आपके काम आएगी। ठीक है ना, तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि जो वांडरवाल त्रिज्या है, ठीक है, वो हमेशा एक्रिय गैस से जो भी है, ठीक है, उन सब में अपन के वांडरवाल त्रिज्या ही काम आती है। ठीक है, तो देखो चलो मैं आपको ये चीज लिखा देता हूँ बेटा, मैं कि नोट नोट लगा के लिख लो आप साथ साथ में कि एक्रिय गैसों के परमाणु आपस में, एक्रिय गैसों के परमाणु आपस में वांडरवाल बलों द्वारा जुड़ते हैं तथा तथा या फिर अपन के लिख सकते हैं बेटा, अतः अतः जो अपन के एक्रिय गैसों के बीच सदैव कौन सा रहेगा बेटा, अपन के वांडरवाल त्रिज्या हो गया। अतः एक्रिय गैसों के बीच वांडरवाल त्रिज्या होगी, या वांडरवाल त्रिज्या होती है, वांडरवाल त्रिज्या होती है। ठीक है बेटा, ये हो गया अपन के वांडरवाल त्रिज्या के बारे में। चलो आपको एक्रिय गैस से भी लिखा देता हूँ बेटा मैं। एक्रिय गैस में यानी बेटा जो 18वां वर्ग है, जिसको अपन शून्य वर्ग भी बोलते हैं बेटा, शून्य वर्ग। ठीक है, सारणी के अंदर आप देखना, उसमें जैसे अपन के हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडोन है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट है बेटा उसके अंदर। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं आपको मैं, ये जो अपन ने तीनों त्रिज्या पढ़ी है ना, एक तो सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ी, और एक अपन ने धात्विक त्रिज्या पढ़ी, एक वांडरवाल त्रिज्या पढ़ी। तो इन त्रिज्याओं में सबसे जो अधिक लंबाई है, ठीक है, वो होती है बेटा अपन के वांडरवाल त्रिज्या की। ठीक है, उसके बाद में कम होती है बेटा धात्विक त्रिज्या की, उससे कम होती है अपन के इसकी सहसंयोजक त्रिज्या की। ठीक है, तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है बेटा, देख लो, क्योंकि आप देख रहे हो ना बेटा, ये जो अपन की लंबाई है अणुओं के बीच की दूरी, क्योंकि ये तो अणुओं के बीच की दूरी है बेटा, और धातुओं में परमाणुओं के बीच की दूरी है, और जो अपन के सहसंयोजक त्रिज्या उसमें परमाणुओं के बीच की दूरी है, लेकिन वो आपस में क्या बेटा चिपके हुए हैं। तो आप देख लो भले उनके बीच की दूरी भी आपको दिखा देगा, पता चल जाएगा। ये मैंने साथ साथ में लिखा हुआ भी है उसके साथ में। ठीक है, तो नोट लगा के ये चीज लिखा देता हूँ बेटा आपको मैं, नोट, ये जो अपन की त्रिज्या है बेटा, जैसे आर सह संयोजक त्रिज्या, आर सह संयोजक, ठीक है, और एक है बेटा आर धात्विक, यानी धात्विक रेडियस, और ये है बेटा तीसरा अपन के आर वांडरवाल्स। ठीक है, तो इनका जो क्रम है वो बेटा इस प्रकार हो जाएगा। सबसे बड़ी कौन सी है अपन के आर वांडरवाल, उसके बाद में आर धात्विक, उसके बाद में अपन के आर संयोजक। यानी जिस तीर का तरफ जिस तरफ तीर का मुंह होता है वो छोटी संख्या होती है, जो पीछे पंख लगे हुए होते हैं ना बेटा, ऐसे इस प्रकार फैले होते हैं। हवाई जहाज कैसे होती है बेटा, आगे से संकड़ी होती है, पीछे पंख फैले हुए हैं, इसका मतलब पीछे का भाग वो क्या रहेगा, बड़े रहेगा, और आगे वो क्या रहेगा बेटा, छोटा रहेगा। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और देख लो बेटा आप, वो चीज ये है कि हमेशा यदि आपको कोई धातु दे दे बेटा, दो धातुएं दे दी, धातु प्लस धातु, तो इनके बीच में हमेशा कौन सी रहेगी बेटा, धातु और धातु के बीच में बेटा धात्विक त्रिज्या होगी। चलो इसको थोड़ा इधर लिखता हूं भाई, बाहर चला जाएगा ये, यहां लिख देता हूं मैं अपनी, धातु प्लस धातु, ये होगी बेटा धात्विक त्रिज्या। ठीक है, और यदि आपके आ जाए बेटा धातु और अधातु,
इनके बीच में होती है बेटा अपन के आयनिक त्रिज्या। ठीक है, धातु और अधातु के बीच में आयनिक त्रिज्या। ठीक है, और यदि आ जाए बेटा अपन के अधातु और अधातु, अधातु प्लस अधातु, ठीक है, तो इसमें हो जाएगी बेटा सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, और यदि दो अणुओं की बात आ जाए, अणु प्लस अणु, तो इनके बीच में होगी बेटा वान डर वाल त्रिज्या। ठीक है, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान में रखना। ये हो गए ना अपन के। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपन के परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो यहां हेडिंग लगा रहा हूं बेटा मैं, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। थोड़े मात्रा में इधर उधर कंफ्यूज हो जाता है बेटा, सारे दिन क्लासेस चलती है तो थकावट तो होती है। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। ठीक है, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जो अपन ने पहले पढ़ा था बेटा अपन ने। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश। ठीक है, यानी बेटा ईएनसी। इसकी यदि अपन बात करें तो जो परमाणु त्रिज्या है बेटा, वो अपन के प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी देखो आपको सिद्ध करके बताऊंगा मैं। परमाणु त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा अपन के 1/ENC। लिख दो बेटा शॉर्ट में, इसको ईएनसी ही तो बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश को। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता देता हूं आपको, पहले 2-4 पॉइंट लिख देते हैं, उसके बाद में अपन साथ में समझते हैं इसको। दूसरा पॉइंट रहेगा अपन के कोषों की संख्या, कोषों की संख्या। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा अपन, वो रहेंगे अपन के बंध ध्रुवता, बंध ध्रुवता। चौथा पॉइंट रहेगा अपन के बंध क्रम, बंध क्रम। और पांचवा पॉइंट रहेगा बेटा अपन के परमाणु का संकरण, परमाणु का संकरण। इन टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे बेटा अभी फिलहाल तो। ठीक है, ये जो कोषों की संख्या है ना बेटा, कोषों की संख्या अपन के परमाणु त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो यहां लिख देता हूं मैं, परमाणु त्रिज्या के समानुपाती होती है बेटा कोषों की संख्या, की संख्या। समानुपाती का मतलब क्या होता है बेटा, जब दोनों आपस में समान प्रकार के गुण प्रदर्शित करें। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत गुण प्रदर्शित करें। और ये जो बंध ध्रुवता है बेटा, ये अपन के परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, त्रिज्या के अपन के व्युत्क्रमानुपाती 1/ बंध ध्रुवता। क्योंकि अभी इन सब चीजों को अपन अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में बेटा परमाणु जो बंध क्रम है वो भी अपन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, परमाणु त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती है अपन के 1/ बंध क्रम। ठीक है, उसके बाद में बेटा परमाणु का संकरण, परमाणु का संकरण है बेटा, वो भी अपन के परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। इसका लिखना है बेटा व्युत्क्रमानुपाती 1/S लक्षण। अब ये क्या चीज होती है वो भी अब आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। ठीक है, ये अपन 5 पॉइंट पे चर्चा करते हैं बेटा। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश हमेशा परमाणु त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा, ये जो अपन का आवर्त सारणी है, ठीक है,
इस आवर्त सारणी में यदि अपन इस प्रकार चलते हैं बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ तो वर्ग में चलते हैं और बाएं से दाएं चलते हैं अपन आवर्त में, ठीक है ना। तो जब अपन बाएं से दाएं चल रहे हैं बेटा इस प्रकार बाएं से दाएं, तो आप सारणी में देखो बेटा परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। किसका मान बढ़ रहा है बेटा? परमाणु क्रमांक, जिसको अपन Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और आपको पता है परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही अपन के प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और उसमें उतने ही बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ मेरे को, जैसे कोई भी परमाणु है, ठीक है, ये अपन के परमाणु का नाभिक हो गया और इसके बाह्यतम कोष हो गए बेटा, ठीक है। इस बाह्यतम कोष को अपन आवर्त भी बोल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो अपन इस प्रकार चलते रहेंगे बेटा, इसमें थोड़ा व्यवस्थित बना देता हूं इसको मैं, ठीक है। देखो इसको, ये अपन के नाभिक हो गया और ये इसका बेटा बाह्यतम कोष हो गया। अब आपको पता है बेटा अपन जैसे जैसे बाएं बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो परमाणु क्रमांक का मान बढ़ रहा है बेटा, परमाणु क्रमांक का मान बढ़ रहा है तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। और आपको पता है जब अपन के कहीं पर विपरीत प्रकार का आवेश होता है तो उनके बीच में बेटा आकर्षण होता है, और यदि समान समान प्रकार का यदि आवेश है तो उसमें बेटा प्रतिकर्षण होता है। ये मैंने कल चीज आपको बताई थी अच्छे से, ठीक है। तो इसमें बेटा विपरीत प्रकार का आकर्षण है, और आकर्षण है तो आपको पता है ये दोनों आपस में आकर्षित नहीं होगी क्या बेटा? ये इसको अपनी ओर नहीं खींचेगा क्या? ठीक है। मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश किसको बोला जाता है? नाभिक का कुछ आवेश क्या करता है बेटा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, ठीक है। और प्रभाव डालेगा तो ये अपनी ओर नहीं खींचेगा क्या बेटा? अपनी ओर खींचेगा। आकर्षित का मतलब क्या होता है? अपनी ओर खींचना। तो जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो आपको पता है यहाँ प्रोटॉन का मान तो बढ़ रहा है ना बेटा, नाभिक का आवेश बढ़ रहा है, और नाभिक का आवेश बढ़ रहा है, इधर अपन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, तो इनके बीच में आकर्षण धीरे धीरे ज्यादा नहीं हो जाएगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे अपन के क्या हो रहा है बेटा? यहाँ का नाभिक का आवेश बढ़ रहा है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बेटा? क्योंकि यहाँ पे अपन के प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि बढ़ता है तो सिंपल सी बात है बेटा, आकर्षण के कारण परमाणु का आकार क्या होगा? धीरे धीरे छोटा होगा, और आकार छोटा होगा तो सिंपल सी बात है बेटा, त्रिज्या भी तो छोटी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि परमाणु त्रिज्या का मान छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, ठीक है ना। तो हो गया ना बेटा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। देखो परमाणु त्रिज्या का मान बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ENC का मान क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है, जबकि परमाणु त्रिज्या का मान तो घट रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया बेटा? अपन के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए, ठीक है। अब दूसरी बात है बेटा, दूसरा बोल रहा है कि ये जो अपन के परमाणु त्रिज्या है वे कोषों की संख्या के समानुपाती होती है। अब कोषों की संख्या के समानुपाती कैसे बेटा? जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि जैसे अपन के ये पहला वर्ग है, पहले वर्ग में आपको पता है एक आवर्त होता है बेटा, ठीक है। ये दूसरा, फिर तीसरा, ये इसी प्रकार तो है बेटा वर्ग अपन के जब ऊपर से नीचे आ रहे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही तो वर्ग है। इसको वर्ग बोलते हैं बेटा जो खड़े हैं, ठीक है। तो वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे आएंगे तो बेटा धीरे धीरे देखो बेटा इसकी आवर्तों की संख्या बढ़ रही है, यानी कोषों की संख्या बढ़ रही है, जिसको अपन KLM ये सब बोलते हैं ना। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो धीरे धीरे कोषों की संख्या तो बढ़ रही है, पहले एक है उसके बाद में 2 3 4 इस प्रकार बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में परमाणु का आकार भी बढ़ रहा है। देखो पहले 1 फिर 2 फिर 3, धीरे धीरे आकार बढ़ रहा है, और आकार बढ़ रहा है तो परमाणु की त्रिज्या भी क्या हो रही है? बढ़ ही रही है ना, ठीक है। तो सिंपल हो गया ना बेटा। देखो जैसे जैसे अपन वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा बेटा? अपन के इसके परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कोषों की संख्या का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपन के दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखो बेटा, बंद ध्रुवता परमाणु त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा। अब परमाणु त्रिज्या और बंद ध्रुवता की क्या कहानी है बेटा? देखो यदि अपन के परमाणु त्रिज्या
ये जो बेटा बंद ध्रुवता है ना, ये अपन के जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं अपन, तो बंद ध्रुवता का मान कम हो जाता है बेटा। ऊपर से नीचे आते हैं तो बंद ध्रुवता का मान क्या होगा, कम होगा। देखो इसको ध्यान से समझना आप, ये क्यों होता है ऐसा, बंद ध्रुवता का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्यों होगा, देखो ये बेटा डिपेंड करेगा विद्युत ऋणता के ऊपर, विद्युत ऋणता। ठीक है, एक आपको देखो ग्रुप बता रहा हूं बेटा मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 17वां वर्ग है बेटा ये। ठीक है, इसको ध्यान से देखना आप, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है बेटा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और जैसे यदि एफ क्रिया कर रहे हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और एक बेटा हाइड्रोजन और आयोडाइड है, ये दोनों है बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और आयोडाइड है, और ये अपन के हाइड्रोजन और फ्लोराइड है। ठीक है, फ्लोरीन भी बोल सकते हो, आयोडीन भी बोल सकते हो। तो देखो बेटा जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना अपन, ठीक है, तो ये जो विद्युत ऋणता है, ठीक है, उसका मान कम हो रहा है बेटा। ये ज्यादा मजबूत है, विद्युत ऋणी है, ये इससे कम विद्युत ऋणी है, ये इससे कम विद्युत ऋणी है, ये इससे विद्युत कम कम विद्युत ऋणी है। इसका मतलब क्या होता है, विद्युत ऋणी का मतलब होता है कि ये जो अपन के परमाणु त्रिज्या की बात करें, मैंने बोला था बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान छोटा होता है। ठीक है, तो इस सिरे से अपन स्टार्ट हुए बेटा, नंबर 1 से स्टार्ट हुए, 17 नंबर पे गए, तो परमाणु का आकार क्या होगा बेटा, छोटा ही तो होगा। ठीक है, अब यदि उससे जस्ट नीचे वाले आवर्त में आएंगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा थोड़ा, फिर ब्रोमीन वाले में आएंगे, फिर और बड़ा हो गया, आयोडीन वाले में आ गए और बड़ा आ गया। तो ये बंद लंबाई बढ़ रही है बेटा, धीरे 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 बंद लंबाई बढ़ रही है ना। तो एक तो हाइड्रोजन और फ्लोर अपन के फ्लोरीन के बीच के बंद है, और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के बंद है, एक हाइड्रोजन ब्रोमीन का, एक हाइड्रोजन आयोडीन का। तो सबसे बड़ा बंद कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, और यदि बंद बड़ा है तो आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा। और सबसे ज्यादा ध्रुवता किसकी रहेगी बेटा इसमें, बंद ध्रुवता, जो ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा होता है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, ऊपर से नीचे आते हैं बेटा तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो अपन के जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है, ठीक है, वो कम होता है बेटा। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता का मान यदि कम हो रहा है तो इसकी ध्रुवता भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये उस हिसाब से बता रहेगा बेटा, ये होता है इसका व्युत्क्रमानुपाती। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा अपन, सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रख लो, दिमाग में अच्छे से बैठा लो आप, कि जो परमाणु त्रिज्या है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, और जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है, ठीक है, वो भी क्या होगा बेटा, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम हो जाएगा, और कम होने से जो बंद ध्रुवता है उसका मान भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। क्योंकि जो जितना ज्यादा विद्युत ऋणी रहेगा वो उतना ही ज्यादा अपन के बंद ध्रुवी होगा। ठीक है ना, बंद ध्रुवी का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। देखो एक तो ये क्लोरीन है और एक HF है, ये दोनों है, दोनों में से अधिक विद्युत ऋणी कौन है बेटा, ये फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। तो आपको पता है जब सहसंयोजक बंध बनते हैं तो यहाँ बने हुए रहते हैं बेटा, जब ये टूटेंगे ना तो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ये खींच लिया, और फ्लोरीन क्या करेगा बेटा, इसको और अपने और अधिक ताकत से खींचेगा। ठीक है, तो ये जो विद्युत ऋण है ना बेटा, ये सर्वाधिक विद्युत ऋण है इसकी अपेक्षा। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बंद क्रम। बंद क्रम क्या होता है, बंद क्रम वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, सिंगल बॉन्ड, इसकी लंबाई, फिर डबल बॉन्ड, और फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, फिर इसकी लंबाई उससे कम होती है, और फिर उस सबसे कम किसकी होती है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड की होती है। जबकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है बेटा, आपको पता है परमाणु त्रिज्या ये हमेशा बंद क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा। ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या हमेशा बंद क्रम के क्या रहेगी, व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। अब बंद क्रम का व्युत्क्रमानुपाती के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझना पड़ेगा।
देखो पहले इस चीज को समझो आप, परमाणु का संकरण। परमाणु का संकरण देखो बेटा, जब आपस में परमाणु जुड़ते हैं ना तो उनके बीच में संकरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, तभी उसको ही तो संकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो संकरण है ना बेटा, जैसे आपको मैं बताऊं पहले छोटी सी चीज कि ये जो संकरण है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो sp, एक sp2 और एक होता है बेटा sp3 संकरण। ये 3 प्रकार के नॉर्मली संकरण होते हैं। हालांकि ऐसे तो sp3d भी होता है, sp3d2 भी होता है, d2sp3 भी होता है, लेकिन फिलहाल अपन को इतना ही ध्यान रखना बेटा sp, sp2, sp3। ठीक है, अब यदि मैं इसका s% लक्षण निकालूं बेटा, s% लक्षण, ठीक है, s% लक्षण का मतलब होता है कि sp में s कितने प्रतिशत है। ठीक है, यदि माना कि अपन के पास में टोटल 100% है तो एक s और एक p है, तो कितने है बेटा 2 है, तो 2 को आधा आधा भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसके 25% हो गए बेटा 50। ठीक है, उसके बाद में देखो बेटा जो sp2 है इसमें कितने, एक s और 2 p है, तो 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपन के 33%। तीसरा जैसे अपन के sp3, इसके अंदर देखो एक s है 3 p है, टोटल कितने हो गए बेटा 4, 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25% आ गया। ठीक है, तो देखो बेटा धीरे धीरे मान कम हो रहा है। और ये जो sp है ना बेटा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, sp का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और sp2 है इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, और जो sp3 है वो रहेगा बेटा अपन के सिंगल बॉन्ड। यानी कहने का मतलब है कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड में यदि सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब वो कौन सा संकरण प्रदर्शित कर रहा है अपन के sp3 कर रहा है, और यदि वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसका मतलब sp2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 वाला भी बताया आपको, NH डबल बॉन्ड NH वाला भी बताया। ठीक है ना, तो वो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और वो वाला नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंद होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इनकी जो बंद लंबाई है वो इस प्रकार होती है। ठीक है ना, बंद लंबाई क्या होती है बेटा, सबसे अधिक किसकी होती है, इसकी होती है, जबकि इसका प्रतिशत क्या होता है, सबसे कम होता है। इसकी देखो बेटा अपन के 33.33 है, ये डबल बॉन्ड है, ये अपन के ट्रिपल बॉन्ड है, ये 50% है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है बेटा जब परमाणु त्रिज्या का मान सबसे अधिक किसका होना चाहिए बेटा अपन के, सबसे लंबी कौन सी है अपन के, सिंगल बॉन्ड है सबसे लंबा। ठीक है, डबल बॉन्ड उससे छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है बेटा, इससे छोटा है। तो जब अपन परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे, ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या में क्या होता है बेटा कि ये जो मान है वो इस प्रकार बढ़ना चाहिए बेटा कि भाई ये सबसे छोटा होना चाहिए, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, जबकि यहाँ तो उल्टा चल रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा, 50% ये है, 33.3% ये है, 25% ये है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये क्या होता है बेटा, हमेशा इसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फिलहाल अभी ये चीज और भी क्लियर होगी, ठीक है, इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, मेरे को पता है थोड़ी बहुत खिचड़ी हो रही होगी आपके दिमाग में। ठीक है ना, तो आप एक काम करो बेटा, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, उससे धीरे धीरे क्लियर होगा। अब जो कंफ्यूजिंग हो रहा था ना बेटा, उसको देखना ध्यान से, अच्छे से क्लियर होगा। एक छोटी सी चीज बताता हूँ बेटा, मैं देखो एक तो लिख रहा हूं मैं आपके बॉन्ड ऑर्डर, और एक लिख रहा हूं बेटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, और एक है बेटा अपन के एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और एक लिख रहा हूं बेटा मैं अपन के संकरण। सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएगी बेटा, जिसको अपन हाइब्रिडेशन बोलते हैं बेटा। और एक रहेगा बेटा अपन के s%, सारी चीजें एक साथ समझेंगे अपन। ठीक है, अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बंध का क्रम, यदि मैं बोलूं कि कार्बन और कार्बन है के बीच में है बेटा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक है बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान देना बेटा,
इसमें कितने बंद है बेटा, एक है, बंद क्रम एक। इसमें कितने हैं, दो है, और इसमें कितने हैं अपन के, तीन है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है अपन के सिंगल बॉन्ड की, तो सबसे ज्यादा लंबाई अपन के, सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ होता है बेटा, और सबसे कम इसका होता है बेटा, सबसे कम। ठीक है, और ये होता है बेटा मध्यम। ठीक है, और एक चीज और है बेटा, जो अपन के सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में सबसे लंबा बंध है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा अपन के जो, और सबसे कम अपन के जो त्रिज्या है वो किसकी होती है बेटा, इसकी होती है। फिर इसकी सबसे त्रिज्या इसकी अपेक्षा इसकी बड़ी होती है, इसकी अपेक्षा इसकी बड़ी होती है। ठीक है, तो यानी सबसे अपन के अधिक होती है बेटा त्रिज्या किसकी, सिंगल बॉन्ड वाले की, सबसे बड़ी त्रिज्या है बेटा, और इसकी अपेक्षा ये कम है, और इसकी अपेक्षा ये कम है। ठीक है, और संकरण की बात करें तो जहां सिंगल बॉन्ड की बात करें तो वहां होता है बेटा sp3, और यहाँ होता है sp2, और यहाँ होता है बेटा sp संकरण। ठीक है, एस प्रतिशत की बात करें तो यहाँ होता है बेटा 25%, या 33.33%, और यहाँ होता है बेटा अपन के 25%। अब देखो बेटा, जब 25 क्या 50%, जब अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना बेटा, तो एस प्रतिशत बढ़ रहा है बेटा, 25, 33, 50। ठीक है, ये तो इसका संकरण है, चलो छोड़ो इसको। ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है बेटा, 1 2 3 जा रहा है, यानी इसका मान बढ़ रहा है बेटा, पहले 1 फिर 2 फिर 3। ठीक, ये जो बॉन्ड लेंथ है इसका मान क्या हो रहा है बेटा, पहले सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अपन के बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है तो आपको पता है ये जो त्रिज्या है वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हो गई सारी कहानी खत्म। देखो बेटा, मैंने क्या बोला था, जो परमाणु त्रिज्या है, ठीक है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, अपन के बंद क्रम के। बंद क्रम के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कम हो रहा है, जबकि इसमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये हो गया अपन के बंद क्रम। ठीक है, एस प्रतिशत लक्षण भी क्या हो रहा है बेटा, अपन के ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी अपन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/s प्रतिशत लक्षण। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का मान क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड लेंथ इसके हिसाब से समानुपाती हो जाएगी, ये समानुपाती हो गई बेटा अपन के बॉन्ड लेंथ BL। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन के एक साथ क्लियर हो गई। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन इसका अगला टॉपिक लेते हैं बेटा। ठीक है, ले लिया। अब देखो बेटा, उम्मीद करूंगा कि अब आपके किसी भी बच्चे की इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी नहीं रही होगी। टेंशन मतलब बेटा, आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना के रखूंगा आपको। ठीक है ना, ये मेरी गारंटी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा। अब हेडिंग लगो बेटा, परमाणु त्रिज्या की आवर्त में आवर्तिता। ठीक है, हेडिंग है अपन के परमाणु त्रिज्या की आवर्त में आवर्तिता। अब आवर्तिता का मतलब क्या होता है बेटा, आवर्त तो जानते हो आप। ठीक है, आवर्त तो आपको पता है, बाएं से दाएं जाने वाले सारे आवर्ती है। आवर्तिता होती है बेटा, यदि अपन के आवर्त सारणी के अंदर अपन बाएं से दाएं जाएं या वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं, तो कुछ तत्वों के गुणों के अंदर क्या होता है बेटा, क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे परमाणु त्रिज्या का मान इधर कम हो रहा है, इधर अपन के परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, तो क्रमिक परिवर्तन होता है ना। ठीक है, उस घटना को अपन बोलते हैं बेटा आवर्तिता। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना अपन को। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि भाई अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा बेटा आवर्त के अंदर, सिंपल सी बात है बेटा, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है, परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यदि बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है बेटा, परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होता है,
कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आवर्त की बात करते हैं। चलो इसका थोड़ा डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं आपके कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं इसके, चलो शुरुआत से शुरू कर देते हैं यहां से। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, क्या होता है बेटा, कक्षाओं की संख्या तो अपरिवर्तित रहेगी। कक्षाओं की संख्या परिवर्तित कब होती है, जब बेटा अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है, परंतु बाहरी कक्षा में, तो जब जो सबसे बाहरी कोष होता है बेटा, बाहरी कक्षा में जो अपन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या बेटा, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और नाभिक में क्या होते हैं बेटा अपन के प्रोटॉन की संख्या। तो यहां लिख देता हूं मैं, प्रोटॉन्स की संख्या व नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। कारण, कारक लिख दिया क्या, कारक नहीं बेटा कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसका आप बेटा एएनसी बोलते हो बेटा, आवेश व नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे परमाणु का आकार छोटा होता है तथा परमाणु त्रिज्या का मान भी घटता है। ठीक है बेटा, ये तो हो गई अपन के आवर्त में आवर्तिता की बात। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज बताओ बेटा मेरे को कि जैसे कोई भी एक आवर्त है, इस आवर्त में अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या का मान किसका रहेगा। ठीक है, सोच के बताओ, आप कमेंट भी कर सकते हो, अपने ईमानदारी से कमेंट करना बेटा, क्योंकि मेरे को तो बताना ही है। ठीक है ना, तो देखो बेटा, यदि आपने कमेंट कर दिया है तो देखो ईमानदारी से करना बेटा, किस किसने सही जो सोचा आपने कि भाई हाँ इसका आंसर ये रहेगा। अब मैं बताता हूँ बेटा, जब बाएं से दाएं जाएंगे ना बेटा, तो जो सबसे लास्ट वाला अपन के जो 18वां वर्ग है, उसकी अपन के बेटा परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि मैंने एक चीज बताया था बेटा कि सारणी के अंदर देखो बेटा, धातु भी होती है, अधातु भी होती है और अक्रिय गैस भी होती है। धातु और धातु के बीच में बनता है बेटा धात्विक त्रिज्या, और अधातु और अधातु के बीच में बनती है सहसंयोजक त्रिज्या, और अक्रिय गैसों के बीच में बनती है बेटा अपन के वान डर वाल त्रिज्या, और वान डर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, तो सबसे लास्ट व अंतिम जो अपन के अक्रिय गैस वाला है 18वां वर्ग,
उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। बाकी में बेटा 1 से लगा के 17 तक क्या होता है, धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं नोट लगा के लिखवा देता हूँ कि भाई एक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या, नोट एक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या, एक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या क्या बोला बेटा अपन के, वान डेर वाल त्रिज्या होने के कारण, वान डेर वाल्स त्रिज्या होने के कारण, त्रिज्या होने के कारण सबसे बड़ी त्रिज्या होती है, सबसे बड़ी त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, अब दूसरा है बेटा नोट, एक नोट और लिखाता हूं आपको मैं। वो नोट ये है बेटा कि जो अपन के संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं बेटा, डी ब्लॉक वालों को संक्रमण तत्व बोला जाता है। यानी एस और पी के जो बीच वाले जो एलिमेंट है उसको अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब इन संक्रमण तत्वों में बेटा परिवर्तन तो होता है, परमाणु त्रिज्या से अपन का आकार तो छोटा हो रहा है लेकिन बहुत कम परिवर्तन होता है। उसका रीजन क्या है कि जब अब बेटा अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, जैसे अपन के डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है, चौथे आवर्त से स्टार्ट हो रहा है, फिर पांचवा आवर्त, फिर छठा आवर्त, फिर सातवां आवर्त, ये 4 श्रेणियों के अंदर अपन डी ब्लॉक है। ठीक है, और अपन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा 3D1, 3D2, 3D3। ठीक है, और जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, जैसे अपन स्केडियम है, स्केडियम का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं बेटा 4s2 3D1। ठीक है, और स्केडियम उसके बाद में टाइटेनियम का लिखते हैं बेटा 4s2 3D2। और फिर लिखते हैं अपन वेनेडियम का, वो होता है बेटा 4s2 3D3। इस प्रकार लिखते हैं। तो यदि मैं आवर्त की बात करूं, इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे अपन के स्केडियम का बनाना बेटा मेरे को। ठीक है, तो एक, ये तो नाभिक हो गया, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा और ये चौथा, ये आवर्त है बेटा। ठीक है, ये अपन के पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। ठीक है, तो बेटा 4s2 का मतलब ये चौथे आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ रख दिया और एक अपन ने यहाँ रख दिया। ठीक है, और जो डी कक्षक वाले है ना बेटा, उसको यहाँ भरा जाता है अपन के तीसरे वाले में, इसलिए तो इसको अपन बोलते हैं NS उपकोष, इसको बोलते हैं बेटा N-1, फिर इसको बोलते हैं N-2, इस प्रकार ही तो बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं बेटा अपन, यहाँ पे भाई एक 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10, इस प्रकार ही तो भरते हैं। ठीक है, अब अपन एक चीज पढ़ी थी बेटा कि बाह्यतम कोष से जो अंदर वाला कोष है वो अपन के एक आवरण प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित, आवरण या परिरक्षण प्रभाव प्रदर्शित करता है, परिरक्षण। ठीक है ना, आवरण या परिरक्षण प्रभाव। और आवरण या परिरक्षण प्रभाव का काम क्या होता है बेटा, जो सबसे बाह्यतम वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको प्रतिकर्षित करना। ठीक है, तो जैसे 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 इसकी संख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो बेटा यहाँ प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ रही है, क्योंकि अपन बाएं से दाएं जा रहे तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है, ठीक है, उसको ये आवरण प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या करता है बेटा, कम करता है। तो कहने का मतलब है परमाणु का आकार तो छोटा होगा, लेकिन जो अपन बोल रहे हैं बाएं से दाएं जाने पर लगातार घिर रहा है परमाणु जो त्रिज्या का मान है, ठीक है, वो इतना कम नहीं होता है, कम तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। उसका रीजन क्या है कि ये जो परिरक्षण प्रभाव है ना बेटा, ठीक है, ये इस चीज का विरोध करता है कि भाई परमाणु आकार जब छोटा हो रहा है तो इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि संक्रमण तत्वों के अंदर कि जो अपन के परमाणु त्रिज्या का मान कम हो रहा है वो, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बिल्कुल स्लोली कम हो रहा है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उसका विरोध कौन कर रहे हैं बेटा, ये
n-1 डी कक्षक वाले इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, सेम ही कहानी होती है बेटा एफ ब्लॉक वालों में। ठीक है, क्योंकि एफ ब्लॉक का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे अपन के n-2 लिख रहे थे। ठीक है, तो यानी F1 F2 F3 इस प्रकार चल रहा था। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहे हैं बेटा, परिवेक्षण प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इनके आकार में भी क्या होगी, बहुत कम कमी आएगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये चीज चलो मैं आपको लिखा देता हूं। ठीक है, बहुत ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद का दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा, खुद आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के संक्रमण तत्वों, यहां लिख देता हूं बेटा डी ब्लॉक। संक्रमण तत्वों के किसी आवर्त में, के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है, या बहुत कम परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का विरोध, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या बेटा, परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के लिए जो आवेश लग रहा है उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश का बेटा विरोध कौन कर रहा है अपन के, प्रभावी नाभिकीय आवेश का विरोध n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स का परिरक्षण प्रभाव करता है। ठीक है, यही चीज अपन लिख देते हैं बेटा नोट लगा के एफ ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं एफ ब्लॉक तत्वों के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में बहुत कम परिवर्तन होता है। क्योंकि इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का विरोध कौन करेगा बेटा, n-2 f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका लिख देते हैं क्योंकि प्रभावी, चलो ENC लिख देता हूं, ENC का विरोध n-2 f इलेक्ट्रॉन्स परिरक्षण प्रभाव करता है। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपन के परमाणु त्रिज्या की वर्ग में आवर्तिता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपन के परमाणु त्रिज्या की वर्ग में आवर्तिता। ठीक है, ये बावर्तिता नहीं बेटा, मैं ये को इस प्रकार ही लिखता हूं, चलो आपके लिए इजी कर साफ सुथरा लिख दूं। और परमाणु त्रिज्या की वर्ग में आवर्तिता यानी बेटा जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, मैं जैसे अपन के ये पहला कोश है, फिर नीचे आए तो 2 आगे, फिर नीचे आए तो बेटा 3 आगे, फिर चौथा आवर्त में 4 आ गए। तो कहने का मतलब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बेटा देखो धीरे धीरे परमाणु का जो आकार है बढ़ रहा है, और परमाणु का आकार बढ़ रहा है इसका मतलब क्या रहेगा बेटा अपन के जो परमाणु त्रिज्या का मान है
वो भी अपन के बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा लिख देता हूं बेटा मैं अपन के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर जो अपन के बेटा कोषों की संख्या है वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो यहां लिखता हूं मैं कोषों की संख्या ये अपन के बढ़ रही है बेटा। ठीक है, और कोषों की संख्या बढ़ने के कारण जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या उसका मान भी बढ़ता है, क्योंकि बेटा परमाणु आकार भी बढ़ता है। और इसमें ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ना बेटा, ठीक है, ये अपन के अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना, तो ये हो गई अपन के परमाणु त्रिज्या के बारे में। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में आ गया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक, और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो बेटा आयनिक त्रिज्या रहेगा। ठीक है, बहुत इजीली, जैसे इसको इजीली तरीके से पढ़ाया उसको भी अपन इजीली तरीके से करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।